जय हिंद दोस्तों, टीचर प्राइम एकेडमी में आपका स्वागत है। और मैं विवेक सिंह और आपको साइंस पढ़ाऊंगा 6 to 8 में। और यह हम लेकर आए हैं यूपी टेट के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही आपके लिए फ़ायदा होगा एग्जाम के लिए। और हमारा कोशिश रहेगा कि साइंस में 30 अंक लेकर आए आप और बेहतर तरीके से तैयारी करें। तो हम आते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा यह है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो होता है वाट। इसे W से भी प्रदर्शित किया जाता है। तो फार्मूला होता है P बराबर W/T। यह P/W तो शक्ति होती है, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। और इसका शक्ति का मात्रक जो होता है, पावर का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति घर यानी पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो उसे हम माइटोकांड्रिया कहते हैं। किसे कहते हैं? माइटोकांड्रिया। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, माइटोकांड्रिया। कौन? माइटोकांड्रिया। ये हमें कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 केमिस्ट्री से जो है, खाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो खाने वाला सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, Na2CO3, NaHCO3, उसके बाद चौथा ऑप्शन है NaCl और NaOH। तो हम देखेंगे किसमें हमारा जो दूसरा ऑप्शन है NaHCO3, यह हमारा सही है, सोडियम बाइकार्बोनेट। यह इसे मीठा सोडा भी कहते हैं, इसे हम मीठा सोडा भी कहते हैं। और पकौड़ी बनता है तो उसमें भी डाला जाता है इसको कि उसकी जो साइज होती है वो क्या होती है? बढ़ जाती है, जो किण्वन। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ह्यूमन बॉडी। रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो हम इसमें देखेंगे रक्तचाप मापने के लिए बैरोमीटर, थर्मामीटर। बैरोमीटर से आपको पता है कि वायुदाब नापा जाता है। थर्मामीटर से शरीर का तापमान मापा जाता है, शरीर का नहीं बल्कि किसी भी चीज़ का तापमान मापा जा सकता है। और ये हमारा स्फेग्नोमीटर, स्फेग्नोमीटर से हम शरीर का रुधिर का रक्तचाप नापते हैं, ब्लड प्रेशर। और इसका होता है 80 से 120, यानी मिनिमम जो होता है हमारा 80 और जो अधिक होता है वो होता है 120। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इलेक्ट्रिसिटी से ओम का नियम किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? ओम का नियम किस सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है? तो आप समझे कि ओम क्या था? ओम एक वीर था। क्या था? वीर है। ओम क्या है? वीर है। तो अगर हम वीर लिखें तो उसका फार्मूला क्या होगा? VIR। ओम कैसा है? वीर है। तो V = I × R। तो हम इसमें देखेंगे कौन ऐसा मिल रहा है, वीर कौन है? V = I × R। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। तो ओम का नियम किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो V = I × R। अब इसमें कुछ दिए है, आप इसको देख ले सकते हैं कि स्विच कैसा होगा, सेल कैसा होगा, एमीटर क्या होगा, फ्यूज कैसा होगा, ग्राउंड, वोल्टमीटर, या कुछ सिंबल हैं जो आपके पेपर में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए इसको भी आप क्या कीजिएगा, अच्छे से देख लीजिए सेल कैसा है और बैटरी क्या है। इन दोनों में डिफरेंस देखिए, सेल एक होता है और बैटरी क्या होती है? सेलों का श्रेणी क्रम में संयोजन होता है। बैटरी क्या होती है? सेलों का श्रेणी क्रम में संयोजन होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 विटामिन से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होती है? किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो वो है हमारा विटामिन सी। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। और आपको पता होगा कि जल में घुलने वाले विटामिन और वसा में घुलने वाले विटामिन, तो जो जल में घुलते हैं, जल में घुलने वाले विटामिन बी और सी है। जल में घुलने वाले विटामिन बी और सी है। और वसा में घुलने वाले विटामिन, वसा में घुलने वाले विटामिन कौन है? A, D, E, K, ये हमारे हैं। इसको ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। WBC मतलब वाटर में जो सॉल्यूबल होगा WBC वाटर में कौन डिजॉल्व होगा? विटामिन बी और विटामिन सी। और आप इसको याद कर सकते हैं, छोटा सा ट्रिक है, कीड़ा से याद कर सकते हैं। जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो क्या है? कीड़ा में। और वसा में घुलनशील विटामिन किस में संग्रहित होता है? तो यकृत में संग्रहित होता है। ठीक। और जो वाटर में घुलनशील विटामिन होंगे वो हमारे शरीर में इकट्ठा नहीं होते हैं, जैसे ही हम इसको लेते हैं और फिर क्या होते हैं? पानी के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ठीक।
इसलिए हमें जो जल में घुलनशील विटामिन है हमें क्या करना पड़ता है, रोज रोज लेना पड़ता है। आप बताइए कमेंट्स में कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। आप कमेंट में बताइएगा विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है। यह क्वेश्चन नंबर 7 फोटोसिंथेसिस है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान, देखिए अब कट गया है हमको लग रहा है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस ली जाती है? जहां तक उम्मीद है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस ली जाती है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान आपको पता होगा कि हमें कौन सी गैस ली जाती है, तो है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस ली जाती है, तो CO2 ली जाती है। आप इसमें देख रहे होंगे जो फिगर लगा हुआ है, यह पौधा है। पौधे से क्या क्या लिया जा रहा है? सनलाइट, CO2 ली जा रही है और नीचे से H2O लिया जा रहा है। फिर हमें क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन मिल रहा है और पौधा अपना भोजन बना रहा है। पौधा अपना क्या कर रहा है? भोजन बना रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? रिएक्शन देख लीजिएगा। CO2 प्लस H2O और प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल, तो क्या बनता है हमारा? C6H12O6 बनता है और H2O बनता है और क्या बनता है? O2 बनता है। तो जो ये O2 जो होता है ये हम ऑक्सीजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि जब पौधे शोषण करते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं, तो जब भी पौधे शोषण करते हैं तो हमेशा ऑक्सीजन गैस लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो CO2 गैस लेते हैं। यह कन्फ्यूजन रहिएगा, पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 गैस लेते हैं और शोषण में O2 गैस लेते हैं। ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। जो ग्लैंड्स है, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कही जाती है, तो है पीयूष ग्रंथि। कौन है? पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 एसिड से। मानव के शरीर में मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मनुष्य के अमाशय, अमाशय मतलब जो होता है पेट होता है, वैसे पेट अलग चीज़ है, अमाशय अलग है। तो अमाशय में जो स्टोमच है, मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला हम देखेंगे। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन और हाइड्रोजन। तो इसका सही जवाब होगा ब्यूटेन और प्रोपेन। एलपीजी का मुख्य घटक क्या होगा? ब्यूटेन और प्रोपेन होगा। ठीक, ब्यूटेन का फार्मूला होता है C4H10 और प्रोपेन का फार्मूला होता है C3H8। यह जो होते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन, यह गंधहीन गैस होते हैं, ऑर्डरलेस गैस है, मतलब इसमें कोई भी गंध नहीं आती है। तो फिर इसे पता कैसे चले, तो रिसाव का पता करने के लिए इसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो एथिल मर्केप्टेन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? एथिल C2H5S, एथिल मर्केप्टेन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस? एथिल मर्केप्टेन गैस भरी जाती है। अच्छा बताइए सीएनजी में कौन सी गैस भरी जाती है? सीएनजी में कौन सी गैस भरी जाती है, तो वो है एलपीजी। क्या है? एलपीजी। ठीक, तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एस्ट्रोनॉमी से किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन दिया है शुक्र, मंगल, शनि और बृहस्पति। तो आप देखेंगे कि इसमें किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। किसके कारण? तो आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह लाल रंग का होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फोर्स से बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बहुत आप सभी को पता होगा बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो न्यूटन देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए है, तो हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन ए सही। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। या बराबर, और फार्मूला भी याद कर लीजिएगा, या बराबर एम इंटू ए, या बराबर एम इंटू ए, यानी हो जाएगा बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। मानव हड्डियां मुख्य रूप से किन तत्वों से बनी होती है?
मानव हड्डियां मुख्य रूप से किन तत्वों से बनी होती है? तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा और मैग्नीशियम, कार्बन और हाइड्रोजन। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम और फास्फोरस से मानव हड्डियां बनी होती है मुख्य रूप से। यही कारण है कि रात के समय में फास्फोरस की वजह से और जो हमारा शमशान घाट होता है, जहाँ पे लोगों मतलब दाह संस्कार किया जाता है, वहाँ पर रात में शमशान घाट जो होता है वो चमकता है। तो इसका रीजंस क्या है? फास्फोरस के कारण। फास्फोरस का मतलब ही होता है अंधेरे में चमकने वाला, स्वतः चमकने वाला, जो इसीलिए इसका नाम पड़ा है फास्फोरस। तो मनुष्य की हड्डियाँ जो होती हैं वो फास्फोरस और कैल्शियम से बनी होती हैं, जिसकी वजह से शमशान घाट जो होता है रात के समय और उसका आसमान चमकता हुआ दिखाई देता है। तो जैसे हमें लगता है कि आसमान में वहाँ पे शमशान घाट में क्या होते हैं? भूत होते हैं। ठीक, तो आप इस भ्रम में न रहिएगा। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, साउंड वेव से ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंगे हैं? ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, विद्युत चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। तो तरंगे दो प्रकार की होती हैं। जो तरंगे होती हैं वह दो प्रकार की होती है। पहला जो होता है, पहला यांत्रिक तरंगे और दूसरा विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो यांत्रिक तरंगे भी दो प्रकार की होती है, एक अनुदैर्घ्य तरंगे और एक अनुप्रस्थ तरंगे। तो हमारा ध्वनि तरंगे कैसा है? तो अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि तरंग कैसा है? अनुदैर्घ्य तरंग है हमारा। इसलिए हमारा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हमारा क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। दंत चिकित्सकों द्वारा, देखिए, दंत चिकित्सकों द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आप देखेंगे उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उभयोत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में आप खुद सोच के बताइए, यहाँ पे हम आपको हिंट दे रहे हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी, छोटा बनता है। समतल दर्पण में क्या होता है? वास्तविक, सीधा और बड़ा बनता है। इसमें क्या होता है? उल्टा भी होता है, उल्टा। तो हमें जो दांत होते हैं, यह देख लीजिए, यह गलत हो रहा है। यह अवतल दर्पण में वास्तविक, बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इसमें जो प्रतिबिंब होता है यह पार्श्व उल्टा होता है और वस्तु से दुगुने बनता है। ये जो उल्टा होता है ना, जैसे कि आप देख रहे हैं ऐसे, ये लिखा हुआ है, ऐसे देखिए बी लिखा है, तो इसमें जो प्रतिबिंब होगा ये ऐसे बनेगा। तो समतल दर्पण में होता है, बराबर बनता है, जितना बड़ा कोई वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण में। और जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है। क्या होता है? आभासी। यह बनता है आभासी। ठीक, वस्तु के बराबर और पार्श्व उल्टा होता है। और यह होता है कि जैसे ए है तो उल्टा हो जाएगा, ए ऐसे ऐसे बन जाएगा, इसमें उल्टा होगा तो। ठीक, ये देखिएगा। तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण, उभयोत्तल दर्पण छोड़ दीजिए उसे। तो इसमें दंत चिकित्सा में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए। इस आप ध्यान में रखिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? ENT, कहाँ कहाँ पे? ENT, ईयर, नोज और टीथ। मतलब ईयर, नोज और टीथ के चेक करने के लिए या उसके इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। इन्वायरमेंट से जो है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मुख्य गैस कौन सी है? आप इससे बताइए कि किसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप बता सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग में कौन सी गैस है? तो इसका सीधा सीधा जवाब होगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। वोल्ट किसका मात्रक होता है? तो विभवांतर का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? विभवांतर का। ओम किसका मात्रक होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है। और कूलाम्ब आवेश का मात्रक होता है। कूलाम्ब किसका होता है? आवेश का होता है। तो चलिए अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो आपको पता है कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। यह सबसे कठोर पदार्थ है। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा है। ठीक, हम अगला क्वेश्चन देखेंगे।
मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो मानव शरीर का तापमान जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये सही है, 37 डिग्री सेल्सियस। 98.6 फ़ारेनहाइट भी होता है। तो इस तरह से हमारा डी गलत है, तो ए और बी सही होगा। तो मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। हमारे तापमान मापने के लिए 3-4 पैमाने होते हैं, जैसे भी हमारा मुख्य रूप से अभी 3 ही है, आपको हम चारों लिख के दिखा रहे हैं। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर होता है। इसको हम बोलते हैं र्यूमर। यह यूज में नहीं है उतना, लेकिन यह हमारा तीनों बहुत ज़्यादा यूज में है। और ताप का SI मात्रक केल्विन ही होता है। ताप का SI मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। तो आप ध्यान रखिएगा C और F। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। हीटिंग में इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु की बनी होती है? तो वो होता है नाइक्रोम होता है। किस धातु की बनी होती है? तो नाइक्रोम की बनी होती है। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु की बनी होती है? तो नाइक्रोम की बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कवक के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी। क्या कहा जाता है? कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हम देख लें। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती है? तो वह है हमारा मरकरी। ब्रोमीन या ये भी सामान्य टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, लेकिन बात यह है कि यह क्या है? नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल, अधातु है। ठीक, ये हमारा धातु है, लेकिन ये भी धातु है और ये भी धातु है, लेकिन सामान्य मतलब कमरे के ताप पर क्या होते हैं? द्रव होते हैं। द्रव नहीं, क्या होते हैं? ठोस होते हैं। सोडियम और गैलियम में क्या होते हैं? ठोस होते हैं। ये भी ठोस होता है, ये भी ठोस होता है, और ये हमारा लिक्विड होते हैं, लेकिन ये क्या है? अधातु है। ये पूछ रहा है हमारा धातु हो जाएगा हमारा पारा। आप धुरंधर मूवी देखे होंगे, तो जिसमें दाऊद इब्राहिम को जो एक लिक्विड होता है जिसको देखकर वो मारते हैं, मारने के लिए कोशिश करते हैं, मारते हैं, तो वह लिक्विड था डाई इथाइल मरकरी, CH3Hg और CH3। यही था CH3Hg CH3 जो दाऊद इब्राहिम को मारने के लिए होता है। यह त्वचा के संपर्क में ही आएगा, जिसकी वजह से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएगा और हमारी मतलब जो नर्वस सिस्टम होते हैं वो कमजोर हो जाएंगे और कुछ समय में आदमी की क्या होती है? डेथ हो जाती है। ये बहुत ही खतरनाक होता है। तो अगला हम देखेंगे, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है मीथेन। क्या है? मीथेन, एथिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, फिर क्या होगा? मीथेन। अच्छा चलिए एक बार फिर से इसे हम मार्स गैस भी कहते हैं मीथेन को, क्योंकि सड़े और दलदल स्थान सूखते हैं निकलते हैं, इसीलिए इसे मार्स गैस भी कहते हैं। जो भैंस जुगाली करती है, जैसे भैंस या गाय जो भी होती है, खाना खा लेती हैं और खाना खाने के बाद जो बैठ के क्या करते हैं? मुँह चलाती हैं, तो उसमें से क्या होता है? झाग निकलता है। तो वो झाग में कौन सी गैस होती है? तो मीथेन गैस होती है। उसके बाद CNG में कौन सी गैस भरी जाती है? तो मीथेन गैस भरी जाती है। उसके बाद आप जो खेत होते हैं धान वाले, तो धान के खेत में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? तो मीथेन गैस होती है, क्योंकि उसके नीचे का जो होता है वो सड़ने लगता है, तो वहाँ से सड़ने की वजह से क्या होती है? मीथेन गैस निकलती है। तो सही आंसर होगा आपका एथिलीन, मीथेन नहीं होगा। तो एथिलीन का सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन का। या पेड़ पे भी एथिलीन गैस बनता है फलों में, जिसकी वजह से पकते हैं। और एक कभी कभी आप सुने होंगे कि कैल्शियम कार्बाइड CaC2, इसे हम गांव में सामान्य रूप से कहते थे कार्बाइड। क्या कहते हैं? कार्बाइड कहते थे, लेकिन इसका मतलब ओरिजिनल नाम होता है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड को जब हम पानी में घोलते हैं तो यह बनता है CaOH का होल ट्वाइज और प्लस CH और CH। यह हमारा बनता है एसिटिलीन गैस बनती है, जिससे हम पहले इसको भी फलों को पकाया जाता है, लेकिन अब इस पर क्या लग गया? बैन लग गया। अब इससे हम फल को नहीं पका सकते। मतलब वैसे आप पका सकते हैं, लेकिन न पकाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि इसमें आर्सेनिक और फास्फोरस और भी जैसे आर्सेनिक और भी एलिमेंट्स होते हैं जो इसमें मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं कार्बाइड में, जो कैंसर का मुख्य कारक बनते हैं। तो इसीलिए इस पर बैन लगा दिया गया है कि हम कैल्शियम कार्बाइड से फलों को न पकाएं। हम क्या करते हैं? एथिलीन गैस उसमें डायरेक्ट उसके ऊपर छिड़काव नहीं किया जाता, उस कमरे में एथिलीन गैस भर दिया जाता है हल्का सा, 100 ppm से कम होता है, जिससे फल पकते हैं। आप कैसे फल पका सकते हैं? साधारण रूप से आप समझ सकते हैं कि किसी भी फल को हम कागज में लपेट कर रख दें, भूसा में रख दें, तो जो फल होते हैं उनमें से हमेशा एथिलीन गैस क्या होती है? निकलती रहती है। तो हम कागज में फल को अगर लपेट कर रख दें, तो जो एथिलीन गैस निकलेगी वो उसके सरफेस पे ही रहेगी, तो जो फल पकने में क्या होगी? आसानी होगी। जब फल जल्दी पक जाएंगे, या मतलब चावल में रख देंगे तो फल पकता है। या आप ऐसा कीजिए कि जो पके हुए फल हैं उनके बीच कच्चे फल को रखेंगे तो आसानी से क्या होंगे? पक जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? फल को पका सकते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि कृत्रिम रूप से भी और प्राकृतिक रूप से भी फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? एथिलीन गैस का। यह एकमात्र गैस है जो क्या है? हार्मोन है। यह एकमात्र गैस है जो क्या है? हार्मोन है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, आँख का वह भाग जो उसे रंग प्रदान करता है वो क्या कहलाता है? कार्निया। उसके बाद है रेटिना, परितारिका, पुतली। तो इसमें से आप सबको पता होगा कि जो कार्निया होती है और रेटिना होती है, यह आँख का रंग प्रदान नहीं करती है। पुतली भी नहीं आँख का रंग प्रदान करती है। तो एक ऑप्शन बच गया हुआ है आइरिस। तो आइरिस क्या करता है? आँख के रंग को प्रदान करता है कि आँख कैसा होगा? काला होगा, भूरा होगा, नीला होगा, हरा होगा। मतलब सबसे कम जिसका मतलब आँख का रंग होता है वो नीला और हरा होता है। लगभग दुनिया में 8% लोगों का ही है।
8% से भी कम का है, ठीक ना। उसके बाद हम देखेंगे सेल बायोलॉजी से जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, वह है कोशिका। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है कोशिका। अगला हम देखेंगे केमिस्ट्री से शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7। और आप यह कमेंट करके बताएंगे कि शुद्ध जो जल है, डिस्टिल वाटर, प्योर वाटर जिसे हम बोल रहे हैं, क्या उसमें इलेक्ट्रिक फ्लो होगा, यानी विद्युत धारा बहेगी कि नहीं बहेगी? आप कमेंट करके बताएंगे शुद्ध जल में विद्युत धारा बहेगी कि नहीं बहेगी। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की थी। इस पे उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। और यह गलती से खोज कर लिए थे कि अपने जब लैब में काम कर रहे थे और लैब छोड़कर जा रहे थे, तो देख रहे हैं कि पाइट्रेटिस में जब कवक जो उगे थे फंगल, इसके चारों ओर जो है वो बैक्टीरिया क्या हो गए, मर गए हैं। तो जो इसी तरह से वो देखे कि यह क्या है, इसमें जो निकल रहा है, इसमें से स्राव हो रहा है कि जो बैक्टीरिया को क्या कर दे रहा है, मार दे रहा है। तो फिर उन्होंने पेनिसिलिन की खोज कर दी। इसके बाद है प्लांट से क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसका सीधा सीधा जवाब होगा मैग्नीशियम। क्या होगा? मैग्नीशियम। और लोहा किस में पाया जाता है? तो यह भी जो होता है हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। मैग्नीशियम जो होता है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। कैल्शियम हमारी हड्डी जो होती है, कोबाल्ट जो होता है साइनोकोबालेमिन विटामिन B12 में होता है, ठीक। साइनोकोबालेमिन विटामिन B12 में होता है, B12। तो इसका सही जवाब होगा, या कोबाल्ट नहीं होगा, कैल्शियम नहीं होगा, लोहा नहीं होगा, सही जवाब होगा इसका मैग्नीशियम, ठीक। हम 29 क्वेश्चन देखिए। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गन से मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वह है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। अग्नाशय नहीं है, थायराइड नहीं है, पीयूष ग्रंथि नहीं है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि है। इस तरह से आपका 30 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से विश्लेषण से कराया गया है। और भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। और आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हम लोग के लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करेगा। तो आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप यहाँ तक लास्ट तक देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो वीडियो है ये देखना ना भूले, क्योंकि ये अभी हम शुरुआत किया है और आगे चल के और भी आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे साइंस के क्वेश्चन कराए जाएंगे। और जिससे हम यही उम्मीद रखेंगे कि आप साइंस में 30 में 30 लेकर आए, ठीक। तो जय हिंद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।